हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मगन होंगे। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का इतिहास का पहला चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न, परीक्षा उपयोगी। इसमें परीक्षा उपयोगी भी प्रश्न होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 1 अंकों वाले प्रश्न। ये सभी क्वेश्चंस 1 नंबर का है। प्रश्न है, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारी होते हैं। तो इसका आंसर यह हो गया। और यह है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है, एक जैसा सामान की कल्पना जो इतनी आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है क्या कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलावों का वर्णन करें। तो इसका 2 कार्य निम्नलिखित है। यहाँ पर आपको इसके 2 कार्य निम्नलिखित है, लिख लेना है और आपको ये बता देते हैं। तो कार्य नंबर 1, प्रस्तुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। मतलब प्रभुता राजतंत्र, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए तो इसमें राजतंत्र जो था, जो शासक के पास था, वो निकल कर अब आ गया राजतंत्र फ्रांसीसियों नागरिकों के पास। दूसरा है लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे ही इसकी नीतियां तय करेंगे। वहाँ के लोग इस सभी कार्य को करने लगे। और है ये तीसरा प्रश्न, औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग, जो उद्योगपति इत्यादि, ये सभी आते हैं। इस फलस्वरूप यूरोप में अस्तित्व में ये सभी आए थे। प्रश्न नंबर 4, उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद यानी मध्य वर्गों के लोग। उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सक्षम बराबरी। तो इसका उत्तर हमने देख लिया। और अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। तो इसका आंसर है, उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। तो इसका आंसर भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखें। शुल्क संघ का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। यहाँ पर लिख दिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर है
इसके दो कार्य हैं। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया। और दूसरा है मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। तो इसका आंसर भी हो गया। अगला देखते हैं। रूढ़िवादी किन प्रारंभिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे? तो इसका आंसर है रूढ़िवादी राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे। तो इसका आंसर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग क्यों बना था? तो इसका आंसर है कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशील वर्ग था, जिसके कारण निम्नलिखित है। तो इसके निम्नलिखित कारण देख लेते हैं। इसके दो निम्नलिखित कारण। पहला था इस वर्ग के सदस्य साक्षात जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। और दूसरी है वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यूसेप्पी मैत्सिनी ने किन दो भूमिगत संगठन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है ज्यूसेप्पी मैत्सिनी ने निम्नलिखित दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। ये दो है मार्सेई के यंग इटली और दूसरा है बर्न में यंग यूरोप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो इसका आंसर है 1832 की कस्तूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का मान्यता दे दी। तो इसका आंसर भी हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूमनीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो इसका आंसर है रूमनीवाद एक साक्षात सामूहिक विरासत थी, अनुभूति और एक सांस्कृतिक अस्तित्व में राष्ट्र का आधार बनाया गया था। तो इसका आंसर भी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केराल कुरपिस्की का पोलैंड के राष्ट्रपति संघर्ष में योगदान बताइए। तो इसका आंसर है कोराल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पेलेंस और मरजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में बदल दिया। तो इसका आंसर अगला क्वेश्चन कितनी राष्ट्र में रहने वाली प्रमुख नृजातीय समूह कौन थे? इसका आंसर है ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नृजातीय समूह अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट्स या आयरिश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिकाओं के दो बिंदु लिखें। तो निम्नलिखित है दो कारण इसके। तो आगे देखते हैं। पहला है महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। दूसरा है उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठक और प्रदर्शनों में शिरकत की। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह क्या थे? आंसर है फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह मिरिओन, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। अगला क्वेश्चन है जर्मेनिया का अर्थ बताइए। इसका आंसर है जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक इच्छुक अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है।
तो इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल्कन क्षेत्र में के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखे। इसके 2 राज्य को लिखना है। बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्य आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान इत्यादि थे। अगला क्वेश्चन देते हैं। जनमत संग्रह का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र में सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाले प्रश्न। मतलब अब वो 1 अंक वाले थे, अब 3 अंक वाले प्रश्न हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर, मतलब क्वेश्चन। राष्ट्र राज्य की 3 विशेषताएं बताइए। इसकी 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें जनता को अपने शासन को चुनने का अधिकार होता है। और दूसरा है सभी नागरिकों के समान कानून बनाए जाते हैं, सभी नागरिकों के समान। और इसमें तीसरा है लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होता है और वे ही इसकी नीतियां तय करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रांसीसी सेना का शुरुआत उत्साह शीघ्र ही लोगों ने विरोध का कारण क्यों बन गए? केवल फ्रांसीसी सेना का शुरुआत उत्साह शीघ्र ही लोगों ने विरोध का कारण क्यों बन गए? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी सेना का शुरुआत उत्साह शीघ्र ही लोगों में विरोध का कारण बन गया, क्योंकि जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना के जबरन भर्ती इत्यादि प्रमुख कारण थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा के राजनीतिक उद्देश्य की सीमांकन कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा राजनीतिक रूप से एक ऐसर सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं शताब्दी के उदारवादी नीति संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता था। तो इसी के साथ आपका सभी क्वेश्चन पूरा हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभदायक भी होगा। आप इनको अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।